Assalamualaikum students, welcome to the online classes. Our next chapter is virology. Now start with the introduction. Medical virology, the branch of medical science that deals with the viruses and diseases caused by viruses. क्या है हमारे पास मेडिकल वायरोलॉजी? मेडिकल साइंस की ब्रांच वो जो हमारे पास डील कर रही है with the study of viruses and the diseases caused by the viruses. मीन कि क्या क्या डिजीज़ेस हैं हमारे पास जो वायरल डिजीज़ेस हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे डायग्नोज करना है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट हम लोग मेडिकल वायरोलॉजी में डिस्कस करेंगे. नाउ क्वेश्चन इज़ दैट कि हम लोग कह रहे हैं कि मेडिकल वायरोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ वायरसेस है. तो वायरस क्या चीज़ है? Viruses are typically described as obligate intracellular parasite. Typically obligate intracellular parasite mean कि ये हमारे पास क्या है? पैरासाइट तो आप लोग सब जो है वो फेमिलियर हो कि क्या है वो चीज़ जो हमारे पास किसी और होस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट. तो वायरसेस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है. मीन कि ये जो है ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके इंट्रासेलुलर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. सेकंड, एक और पॉइंट, ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट. मीन कि ये ए सेलुलर है. मीन कंप्लीट, जैसे आप लोगों ने बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ा था कि बैक्टीरिया हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. मीन कि वो हमारे पास सेल है और लेकिन क्या था हमारे पास? प्रोकैरियोटिक सेल था. लेकिन इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ए सेलुलर. ए सेलुलर इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास लिविंग की होती हैं और कुछ नॉन लिविंग की होती हैं. वो आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी देख लेंगे. दैट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ होस्ट सेल इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई. मीन ए सेलुलर, अभी आपको नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर मिल गया कि ये ए सेलुलर है. ए सेलुलर क्यों है? क्योंकि इन्हें अपनी जो ग्रोथ होती है, इनकी जो रेप्लिकेशन होती है, उसके लिए इन्हें दूसरा होस्ट सेल रिक्वायर होता है. दैट्स वाई इन्हें हम क्या कहते हैं? ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट. वायरसेस दैट हैव बीन फाउंड टू इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ सेल्स. जो वायरसेस हैं, अब ये हमारे पास इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये ह्यूमन सेल्स ही हों इनके लिए होस्ट. हमारे पास इनके लिए होस्ट मीन ये इन्फेक्ट किस किस को करते हैं? ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, बैक्टीरिया को, यीस्ट, अर्ची, प्रोटोजोन्स, मीन एवरीथिंग जो है ये हमारे पास इन सबको एज अ होस्ट यूज़ करते हैं. लेकिन ये एक चीज़ है कि हर वायरस हमारे पास होस्ट टू होस्ट स्पेसिफिक होता है. मीन अब जो बैक्टीरिया का वायरस है तो वो हमारे पास सिर्फ बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा, ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता. इसी तरह जो ह्यूमंस के जिसके लिए स्पेसिफिक ह्यूमंस में देखें तो फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस को ले लें. हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो हमारे पास क्या करता है? हेपेटाइटिस सी वायरस है, बी है, तो वो सिर्फ हमारे पास लिवर सेल को अफेक्ट करेगा, बाकी के सेल्स को अफेक्ट नहीं करेगा. इसी तरह बैक्टीरियोफेज को देखें तो वो क्या करता है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट करेगा तो किसको? बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा, बाकी ह्यूमन सेल्स को वो जो है वो अफेक्ट नहीं करता. तो ये हमारे पास क्या होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. मीन होस्ट सेल इनके लिए स्पेसिफिक चाहिए होता है. फिर ऊपर मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये हमारे पास क्या है कि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे होते हैं. मीन ये लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग, इनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो इन्हें वेरी कर रहे होते हैं. तो इस वजह से आप देखते हैं कि हमारे पास वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है इन्हें हम लोग बॉर्डर लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट करते हैं. मीन कि इनके कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमारे पास लिविंग होते हैं और इनके कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमारे पास क्या हैं? नॉन लिविंग है. तो दैट्स वाई इनको हम कहते हैं कि वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन. मीन कि वो हमारी जो लिविंग और नॉन लिविंग की क्लासिफिकेशन है, हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ें लिविंग हैं और ये हमारे पास नॉन लिविंग है, तो ये उनकी बॉर्डर लाइन पे. मीन ये हमारे पास कंप्लीट लिविंग और नॉन लिविंग में एग्जिस्ट नहीं करते. इनके देखते हैं कि हमारे पास नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या क्या हैं.
इनको नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास जब फ्री फॉर्म में होते हैं, जब इन्हें कोई होस्ट सेल नहीं मिलता, तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। मीन कि ये जैसे केमिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो ये भी लाइक केमिकल्स जो है वो क्रिस्टल बनाते हैं। तो दैट्स वाई इन्हें हम क्या कहते हैं, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। दूसरा हमारे पास क्या है, द आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल एक्ट लाइक एन इनर्ट केमिकल्स। बिल्कुल उसी तरह कि ये हमारे पास क्या होता है, इनकी जो सेल्स की आउटर लेयर होती है वो हमारे पास इस तरह से एक्ट कर रही होती है इन फ्री इन्वायरमेंट। होस्ट सेल में नहीं, फ्री इन्वायरमेंट में इनकी जो आउटर सरफेस होती है वो क्या करती है, एज अ केमिकल एक्ट कर रही होती है। दूसरा इनका नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है कि ये हमारे पास कोई रेप्लिकेशन, कोई ग्रोथ शो नहीं करते, इनकी कोई न्यूट्रिशन की नीड नहीं होती, रिप्रोडक्शन नहीं होती इनमें विदाउट होस्ट सेल। मीन जब ये फ्री इन्वायरमेंट में होते हैं तो ये फ्री इन्वायरमेंट में हमारे पास नो ग्रोथ, नो डेवलपमेंट इनकी, नो न्यूट्रिशन नीड और नो रिप्रोडक्शन। और ये हमारे पास एज अ केमिकल, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रेसिपिटेट्स बना लिए, तो ये भी हमारे पास प्रेसिपिटेट्स इनके बनते हैं। तो दैट्स वाई इन्हें हम क्यों कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग। लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं इनके हमारे पास, दे कैन मल्टीप्लाई विद इन होस्ट सेल। मीन कि हमने ऊपर कहा था कि ये कांट रिप्रोड्यूस, मीन रिप्रोडक्शन इनमें नहीं हो रही, फ्री इन्वायरमेंट में इनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन इनको जैसे ही इनका एक स्पेसिफिक होस्ट मिलता है, जैसे हमने कहा कि हेपेटाइटिस वायरस को हमारे पास क्या मिल रहा है, लिवर सेल्स मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, लिवर सेल्स मिल रहे हैं, तो ये लिवर सेल्स को एज अ होस्ट यूज़ करके उसकी मशीनरी को ये हमारे पास क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह हमारे पास आजकल जो नॉवल एग्जांपल चल रही है इसकी, कोरोना वायरस की, तो वो आप लोग देखें कि उनको भी जब लंग्स और हमारा जो रिस्पायरेटरी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो मिल जाता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, दे पोजेस जेनेटिक मटेरियल। अब हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो सबका नॉन लिविंग नहीं होता है, और जेनेटिक मटेरियल आ गया तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगी। तो ये हमारे पास क्या है, इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है आइदर इन फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। वो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल आप ह्यूमंस में देखें तो हम कहते हैं कि डीएनए की फॉर्म में है, लेकिन इनमें हमारे पास क्या होता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर डेफिनेट रेसेस और स्ट्रेन्स। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनकी डिफरेंट रेसेस होती हैं, स्ट्रेन्स होती हैं। जैसे बैक्टीरिया की डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, रेसेस मीन ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो हर एक लिविंग स्पीशीज़ की डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। तो इसी तरह वायरसेस की भी डिफरेंट ग्रुप्स और स्ट्रेन्स हैं। वो इनकी डीएनए की बेस पे भी हैं, आरएनए की बेस पे भी हैं, इनकी होस्ट साइट की इफेक्ट की बेस पे भी हैं। डिफरेंट बेसिस पे जो है वो इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन हुई हुई है। तो वो हमारे पास लिविंग थिंग्स की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, दे एग्जिबिट म्यूटेशंस। इनमें भी म्यूटेशंस आती हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो न्यूक्लिक मटेरियल है, जो हमारा डीएनए है, डीएनए में म्यूटेशन हो गई है। तो ये भी हमारे पास एज अ सेल जब रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो इनमें म्यूटेशंस होती हैं। तो हमारी जो ट्रीटमेंट होती है वो इसी बेस पे होती है कि हम इनमें क्या करते हैं, म्यूटेशंस काज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो डिजीज काज नहीं करेंगे। अब आते हैं हमारे पास जनरल कैरेक्टर क्या क्या है हमारे पास वायरसेस की। वायरसेस कैन बी एक्सट्रीमली सिंपली इन डिजाइन। मीन कि अभी हम लोगों ने ऊपर कह दिया था कि दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे पास इनकी जो हम कैरेक्टर देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल होते हैं। सिंपल मीन कि इनमें जैसे बैक्टीरिया में हमने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही थी। हमारे पास सेल वॉल था, राइबोसोम्स थे, उसके बाद जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ रही थी, कैप्सूल आ रहा था, प्रोकैरियोटिक सेल्स था। अब ह्यूमंस में जाएं तो ह्यूमंस में और कॉम्प्लिकेटेड सेल आता है। वो किस तरह से, क्योंकि उसमें हमारे पास कंप्लीट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि बैक्टीरिया में नहीं होती। तो वायरसेस उससे भी इसका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है। उसमें क्या है हमारे पास,
फर्स्ट इसमें क्या चीज़ होती है, न्यूक्लिक एसिड। हमने ऊपर बात की थी कि ये लिविंग है, क्यों लिविंग है, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक मटेरियल होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक मटेरियल होता है, और उसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन लेयर होती है, प्रोटीन कोट बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। ये जो हमारे पास कैप्सिड है, इस हमने ऊपर बात अभी क्या कहा कि ये हमारे पास न्यूक्लिक मटेरियल होता है, इनमें सिर्फ डीएनए या आरएनए की फॉर्म में। उस डीएनए या आरएनए के सराउंड पे एक लेयर होती है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कैप्सिड का। ये कैप्सिड एक्चुअली किससे बना होता है, प्रोटीन्स से। प्रोटीन्स के कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। और इन प्रोटीन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स। मीन ये जो इंडिविजुअली प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं, इनको क्या नाम देते हैं, कैप्सोमर्स। ये कैप्सोमर्स यूनाइट होते हैं, यूनाइट होके एक लेयर बनाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कैप्सिड को। और ये कैप्सिड हमारे न्यूक्लिक मटेरियल को, वायरस के न्यूक्लिक मटेरियल को क्या करती है, सराउंड करती है, मीन उसे प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास यही जो हमारा कैप्सिड है, मीन ये जो कैप्सोमर्स मिले थे, इन्होंने कैप्सिड बनाया। ये कैप्सुलेंट प्लस ये जो हमारा जीनोम है, ये दोनों जब मिलते हैं तो इसको हम लोग एज अ होल क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड। मीन प्रोटीन की लेयर्स है, कैप्सोमर्स है, प्रोटीन्स है हमारे पास, उन प्रोटीन्स को हमने नाम दिया कैप्सोमर्स का। ये कैप्सोमर्स और वो न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए है या आरएनए है, मीन एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, आरएनए या डीएनए होगा, प्लस साथ में हमारे पास इसका कैप्सिड। वो दोनों जब मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए या आरएनए क्या, हमारे पास न्यूक्लिक मटेरियल है, और ये हमारे पास प्रोटीन जो लेयर है, इसे हमने नाम दिया कैप्सिड का। तो ये दोनों को एज अ कंबाइन हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास viruses can also possess additional component, with the most being an additional membranous layer that surrounds the nucleocapsid called an envelope. Mean कि हमारे पास क्या था, न्यूक्लिक मटेरियल जो डीएनए या आरएनए था, उसको सराउंड किया एक लेयर ने, कैप्सिड। उस सारे को हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोकैप्सिड का। अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, जो इस न्यूक्लियोकैप्सिड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जैसे हम बैक्टीरिया के केस में क्या कहते थे कि वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया में एक्सटर्नल लेयर होती है, सेल वॉल। फिर हमने कहा कि कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती। इसी तरह हमारे पास कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनकी न्यूक्लिक कैप्सिड के इर्द गिर्द एक और लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वेलप। मीन इन्वेलप आप लोग नॉर्मली भी क्या कहते होते हैं, जो इन्वेलप होता है उसमें कोई चीज़ अंदर जो है हमने क्या की होती है, रैप्ड की हुई है। तो इसी तरह वो इन्वेलप जो है वो आउटर कवरिंग है, जैसे हमारे पास वो नॉर्मली भी कहते हैं कि ये इन्वेलप है, इसके अंदर ये चीज़ डाल दी है। तो जो हमारा न्यूक्लियोकैप्सिड है उसके अंदर क्या होता है, इन्वेलप। उसके बाद एक और लेयर है, उसे हमने नाम दिया इन्वेलप का। अब इन्वेलप कुछ वायरसेस में होगा और कुछ में नहीं होगा। जिनमें इन्वेलप प्रेजेंट होगा उन्हें हम कहेंगे इन्वेलप्ड वायरसेस, और जिन वायरसेस में मीन ये न्यूक्लियोकैप्सिड ही है, उसकी गिर्द एक और लेयर नहीं है, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, नॉन इन्वेलप्ड वायरस का। और जिनके बाहर ये न्यूक्लियोकैप्सिड के एक और लेयर उसे प्रोटेक्ट कर रही है, जिसे हमने इन्वेलप का नाम दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहते हैं इन्वेलप्ड वायरस। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, एक तो पहली चीज़ हमारे पास क्या हो गया, वायरल के स्ट्रक्चर में कि न्यूक्लिक मटेरियल होता है, उसके गिर्द एक लेयर होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है हर एक वायरस में। फिर एक चीज़ ऑप्शनल आ गई कि उनमें वायरल में हमारे पास वायरसेस में इन्वेलप्ड होता है, कुछ वायरसेस में इन्वेलप होगा और कुछ में नहीं होगा। अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मीन वो एंजाइम किस लिए होते हैं, वो हमारे पास वायरल जीनोम को कोड करते हैं। एंजाइम्स हमारे पास क्या है, एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सेम इसी तरह वायरसेस में भी जो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो उनके वायरल जीनोम को कोड करती हैं। कोड करना मीन उसको रीड करती हैं, मीन फर्दर आगे जब वो होस्ट सेल को अफेक्ट करेंगी, वायरल एंजाइम क्या करती हैं, ये होस्ट सेल को अफेक्ट करती हैं
और उस होस्ट सेल की जगह पे मीन डीएनए है, फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए जो है हमारे सेल्स का है, ह्यूमन सेल्स का है, तो वो डीएनए अब लिवर सेल्स बनने थे तो वो क्या करेगा, वहाँ पे हेपेटाइटिस सी का वायरस वो लिवर सेल को कोड नहीं होने देगा, उसमें कुछ वायरल एंजाइम्स होंगे जो लिवर सेल्स को कोड करने के बजाय किसको कोड करेंगी, वायरल एंजाइम्स को कोड। जो हमारे पास वायरल डीएनए है, लिवर डीएनए की, लिवर सेल्स के डीएनए को कोड करने के बजाय वो जो हेपेटाइटिस सी का जो डीएनए है उसको कोड करेगा। तो वो हमारे पास एंजाइम्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वायरल एंजाइम्स। वायरल एंजाइम्स हमारे पास होस्ट सेल को अफेक्ट करती हैं और साथ में क्या होता है हमारे पास जाके, इंस्टेड कि वो होस्ट सेल का डीएनए आगे फर्दर रेप्लिकेट हो, मल्टीप्लाई हो, वो होने के बजाय एज अ रिजल्ट क्या होता है, वायरस का डीएनए मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि हमारे पास हमने पहले कहा था कि वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट सेल चाहिए होता है, तो ये होस्ट सेल को मल्टीप्लाई होने से रोक के क्या करते हैं वायरल एंजाइम, अपना डीएनए या आरएनए उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देती हैं। वो मल्टीप्लाई होता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो सेल्स बनते हैं वो किसके बनते हैं, वायरसेस के बनते हैं, वो जो हमारा सेल्स होता है उसके नहीं बनते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a complete virus with all the component needed for host cell infection is referred to as a viron। जो हमारे पास ये एक वायरस, कंप्लीट वायरस है, वो सारे के सारे उसके कंपोनेंट्स जो, जैसे हमने कहा कि ये वायरल एंजाइम्स हैं, तो वो सारे कंपोनेंट्स जो हमारे पास ज़रूरी होते हैं एक होस्ट सेल को अफेक्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, वायरान कहते हैं। मीन ये हमारे पास एक्चुअली वो पार्टिकल्स हैं जो सेल्स को, होस्ट सेल को अफेक्ट करते हैं। होस्ट सेल अब ह्यूमन भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, जो भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वायरान। एक्चुअली यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता होता है हमारे पास कि वायरान आर द डैश, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द वायरल सेल जो कि हमारे पास होस्ट सेल को अफेक्ट करती हैं। ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ आप देखेंगे कि हमारे पास वायरस, एक एमसीक्यूज आता होता है कि वायरस इज डिराइव्ड, आप लोगों के पास जो आपकी रेफरेंस बुक है उसमें एक लाइन होगी, वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेनम। वेनम हमारे पास क्या है, वो वर्ड है जिससे वायरस जो है हमने डिराइव किया है। वेनम का मतलब क्या है, पॉइजन, जहर। ठीक है, लेकिन वायरान क्या है, वेनम और वायरान दोनों मिलते जुलते लगते हैं। इस एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो वेनम एक्चुअली वो वर्ड है जिससे वायरस को फर्स्ट टाइम डिराइव किया था। वेनम का मतलब क्या होता है, आप लोग स्नेक्स के बारे में भी देखें तो कहते हैं कि वेनम, तो वेनम क्या होता है हमारे पास, पॉइजनस है। तो एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम पे वायरस जो है वो डिस्कवर हुआ था तो वो हमारे पास उसको क्या कह रहे थे, उसे फर्स्ट टाइम जो नाम वर्ड जिससे डिराइव हुआ था उसे वेनम का नाम दिया गया था, मीन पॉइजन। फिर लेटर जो है वो मॉडिफाई होकर वायरस बन गया। जबकि वायरान क्या है हमारे पास, वायरान भी एक्चुअली देखें ये इन्फेक्शियस ही है, लेकिन ये हमारे पास वायरल कंपोनेंट्स हैं जो होस्ट सेल को अफेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, वायरान। आप लोग यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि इंटरनल हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियक मटेरियल है, मीन चाहे वो आरएनए की फॉर्म में है या डीएनए की फॉर्म में, लेकिन दोनों नहीं होंगे। मीन कि आइदर डीएनए या आरएनए। एमसीक्यूज भी आता होता है कि वायरसेस में हमारे पास न्यूक्लियक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए, आरएनए, डीएनए एंड आरएनए बोथ, या फिर हमारे पास आइदर डीएनए और आरएनए। तो हमारे पास क्या है, आइदर डीएनए और आरएनए, मीन कि सिर्फ डीएनए या आरएनए होगा बट नेवर बोथ, दोनों एक साथ नहीं होगा। कुछ वायरसेस हमारे पास आरएनए वायरसेस हैं और कुछ हमारे पास क्या है, डीएनए वायरसेस हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जैसे अब कोरोना वायरस को लें तो ये हमारे पास क्या है, आरएनए वायरसेस है। आगे आप लोगों की बुक में ये जो रेफरेंस बुक है उसमें भी आप लोग देख लेंगे, एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियक मटेरियल है। इस न्यूक्लियक मटेरियल को ये हमारे पास डीएनए या आरएनए की फॉर्म में होगा। इसके बाहर क्या है हमारे पास, कैप्सिड बना हुआ है। ठीक है, ये कैप्सिड हमारे पास क्या है, इससे हम लोगों ने क्या कहा था, ये जो प्रोटीन्स हैं कैप्सोमर्स, ये छोटी छोटी ये जो है सारी सारी की सारी क्या है हमारे पास, प्रोटीन्स अरेंज हुई हुई हैं। इन प्रोटीन्स को हमने क्या नाम दिया था, कैप्सिड का। तो ये जो हमारे पास वायरल डीएनए या आरएनए है प्लस ये कैप्सिड जो प्रोटीन्स है कैप्सोमर्स, ये हमारे पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोकैप्सिड। अब ये जो आपको पिंक बीच में साइड पे नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, इन्वेलप है। मीन जिन
वायरसेस में इन्वेलप प्रेजेंट हुआ होगा। अब कुछ वायरसेस में ये इन्वेलप होता है और कुछ में नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वेलप। तो ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लिक मटेरियल, कैप्सिड, एनवेलप, एंड देन ये हमारे पास क्या है, स्पाइक्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इन्वेलप प्रोटीन का नाम दिया हुआ है। ये इन्वेलप प्रोटीन एक्चुअली ये जो स्पाइक्स हैं ये वही वायरल एंजाइम्स हैं जो क्या करती हैं, एक तो अटैचमेंट का काम करती हैं इन्वेलप प्रोटीन्स। ये वो एंजाइम्स हैं जो आप लोगों ने अभी पीछे स्लाइड में देखा था, वायरल एंजाइम्स। तो वो वायरल एंजाइम जो एक्चुअली ये इन्वेलप के ऊपर ये प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, इसे प्रोटेक्ट करती हैं और होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में हेल्प आउट करती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वायरल ट्रीटमेंट जो आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली ये वही कैप्सोमर्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स यूनिट्स जो यूनाइट हुई हैं कैप्सिड बनाने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा लेयर उनकी आ रही है। कि हमारे पास बना हुआ है न्यूक्लियो कैप्सिड जो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास हेक्सागोनल फॉर्म में है। ये हमारे पास कोई प्रोटीन्स जो है वो यूनाइट हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वायरस जीनोम। मैंने आपको ऊपर अभी बता भी दिया था कि हमारे पास वायरस का जीनोम कैसा होता है, हमारे पास या वो डीएनए की फॉर्म में होगा या आरएनए की फॉर्म में होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। यहाँ पे आप लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड सेल्स कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर देयर जीनोम, वायरसेस आर नॉट लिमिटेड टू दिस फॉर्म। मीन कि बाकी के जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो वो हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन वायरसेस में हमारे पास जो है वो इस चीज़ पे लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ डीएनए ही होगा। हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है, उससे सीडीएनए बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए वो हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं और हमारे पास फर्दर उसकी फंक्शनल प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये हमारे पास लिमिटेड नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डीएनए ही होगा। ये हमारे पास क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी। मीन इस फॉर्म में वायरस जो है वो आज़ाद है, फ्री। इनके पास डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। While there are double-stranded DNA viruses, there are also viruses with single-stranded DNA viruses. Mean कि ये हमारे पास क्या है कि इनमें पहली चीज़ तो ये है कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और दूसरी बात क्या है इनमें कि हमारे पास वो डीएनए, जैसे हमने कहा कि इनमें कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो डीएनए वायरल हो, जो डीएनए वायरसेस हैं उनका डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड। अब अपनी बात करें तो हमारा क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस है, सॉरी हम लोगों का जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। लेकिन यहाँ पे डीएनए या आरएनए होगा, उस डीएनए में हमारे पास क्या होगा, वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है वायरसेस में। सेम इसी तरह कुछ वायरसेस हमारे पास क्या होते हैं, आरएनए वायरसेस होते हैं, और उन आरएनए वायरसेस में भी सेम वही सिचुएशन होगी कि कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जिनका न्यूक्लिक मटेरियल आरएनए उनका डबल स्ट्रैंडेड होगा और कुछ का हमारे पास क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्री है, कोई इनमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मे बी, या मे बी कि हमारे पास इनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, या इट मे बी पॉसिबल कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो। और इसी की बेस पे हम लोगों ने कहा था कि जो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं हमारे पास वायरसेस की, हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो वायरसेस की इसी बेस पे करते हैं क्लासिफिकेशन, कि हमारे पास ग्रुप्स जो बनाते हैं हम वायरसेस की, तो वो इस बेस पे बनाते हैं कि ये वायरस हमारे पास क्या है। किसी भी वायरस को स्टडी करने से करते हैं जब हम, तो उसमें ये देखते हैं कि देखें हमने पहले कहा था कि उसमें एक चीज़ मस्ट है, न्यूक्लिक मटेरियल एंड कैप्सिड। इन्वेलप हमने कहा था कि कुछ में होगा और कुछ में नहीं। तो जब हम वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं तो हम यही देखते हैं कि ये वायरस है, इसमें क्या है, न्यूक्लिक मटेरियल इसका कौन सा है, डीएनए है या आरएनए है। इन फॉर एग्जांपल उसमें डीएनए है, तो डीएनए है तो कौन सा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। वो जो हमारे पास इन केस हमने कहा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो उसमें आगे इन्वेलप प्रेजेंट है या नहीं है, मीन इन्वेलप वायरस है या नॉन इन्वेलप वायरस है। तो इस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं।
जैसे आप लोग अभी जो प्रेजेंट एग्जांपल चल रही है जिससे सारे फेमिलियर भी हो कोरोना वायरस से, तो उसमें देखें तो वो हमारे पास क्या है, आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस हमारे पास क्या है उसकी, अब आरएनए वायरस में आगे फर्दर जाएंगे हम लोग कि ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो ये हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है ऑन द सिचुएशन कि ये हमारे पास वायरस में कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और इसी की बेस पे हम इन्हें क्लासीफाई भी करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इनकी फिर इन्वेलप्ड की बेस पे करते हैं, फिर उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये कौन से सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, फिर इसकी कौन सी स्ट्रेन्स है। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स ऑफ वायरस। हमारे पास वायरसेस किस शेप में, जैसे बैक्टीरिया का हमने क्या कहा था कि हमारे पास प्रीवियस लेक्चर को आप लोग थोड़ा रिमाइंड करें तो क्या है उसको, तो उसमें हमने क्या कहा था कि शेप ऑफ बैक्टीरिया में हमारे पास कुछ कोकाए थे, कुछ बेसिल आए थे, विब्रियो थे, स्पाइरल शेप भी थे, विदाउट शेप भी थे। फिर आगे स्ट्रेप्टोकोकस में भी, स्ट्रेप्टोकोकाई में भी आप लोग देखें तो उनमें हमने कोकाई में कहा था स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, स्टेफेलोकोकाई हैं। तो हमारे पास इसी तरह जो बेसिल आए थे उनको भी हमने कहा था कि वो स्ट्रिप की फॉर्म में भी होते हैं, स्टेफ की फॉर्म में भी होते हैं। तो ये सारे का सारा मोनो को फॉर्म भी हो सकते हैं, डिप्लो की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सेम वायरसेस की भी कुछ शेप्स होती हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी बैक्टीरिया की हैं। शेप्स ऑफ वायरस, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड कम इन 2 बेसिक शेप्स। हमने क्या कहा था कि हर एक वायरस में 2 चीज़ें मस्ट है, न्यूक्लिक मटेरियल एंड द कैप्सिड। न्यूक्लिक मटेरियल और कैप्सिड जो है, ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड बनता है ये हमारे पास बेसिकली 2 शेप्स में आता है मीन। फिर बाकी जो शेप इसकी चेंज होती है थोड़ी बहुत, वो किसकी वजह से होती है, एनवेलप की बेस पे। तो ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है इसकी बेस पे हमारे पास या तो ये हेलिकल फॉर्म में आता है या इकोसाहेड्रल आता है। हेलिकल फॉर्म में मीन कि वो वायरस हेलिकल फॉर्म में जो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो, मीन उनका न्यूक्लिक मटेरियल है और उसके इर्द गिर्द जो कैप्सिड बना हुआ है वो किस फॉर्म में, इलोंगेटेड फॉर्म में है। तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, हेलिकल वायरस बनेंगे। अब इनकी जो फर्दर वेरिएशंस होती है, जो अल्ट्रेशंस आएगी कि वो किस बेस में आ रहा है, तो वो किस बेस की वजह से होगा, इन्वेलप की वजह से, कि मीन उनमें अगर इन्वेलप प्रेजेंट है तो वो किस शेप का है। थर्ड है हमारे पास इकोसाहेड्रल। इकोसाहेड्रल हमारे पास वो वायरसेस हैं जो एक्चुअली स्फेरिकल शेप में है। जो हमारे पास कोरोना वायरस आप लोग देखें वो स्फेरिकल फॉर्म में आ रहा होता है, विद इकोसाहेड्रल सिमेट्री कंसिस्टिंग ऑफ 20 ट्रायंगुलर फेसेस। अगर इसको हम लोग इनर्ट साइड पे देखें तो ऐसे लग रहा होता है कि वो 20 जो ट्रायंगल्स हैं उनके फेस जो हैं वो सारे यूनाइट होके तो हमारे पास क्या बना रहे हैं, इकोसाहेड्रल बना रहे हैं। मीन कि जो बेसिक 2 शेप्स हैं वो कि न्यूक्लियोकैप्सिड की वजह से वो वायरसेस की कौन सी हैं, या हेलिकल होंगे या इकोसाहेड्रल होंगे। जो इलोंगेटेड होंगे उन्हें हेलिकल कहेंगे, और जो हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म में होंगे वो हमारे पास क्या है, इकोसाहेड्रल होंगे, इकोसाहेड्रल। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स वायरसेस। तो इनकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेट शेप नहीं होती, ये हमारे पास क्या होते हैं, कम अनयूजुअल डिज़ाइन के होते हैं, स्पेसिफिक शेप नहीं होती। तो वो किसकी वजह से होता है, एनवेलप की वजह से होता है। एनवेलप की वजह से इनकी शेप जो होती है वो क्या होती है, अल्टर हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, कम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट हमारे पास वायरसेस रेप्लिकेट कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया का क्या कहा था कि बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। मीन कि वो रेप्लिकेट कैसे करते हैं, बाइनरी फिशन के मेथड से। मीन 1 से 2 होना, 2 से 4, 4 से 8। इसी तरह वायरसेस हमारे पास क्या करते हैं, इनका जो साइकिल है रेप्लिकेटिव साइकिल, तो हमने पहले कहा था कि फ्री इन्वायरमेंट में ये क्या करेंगे, एक्ट एज नॉन लिविंग। मीन फ्री इन्वायरमेंट है, इन्हें कोई होस्ट नहीं मिला तो ये क्या है, हमारे पास नॉन लिविंग है। जैसे ही इन्हें कोई सेल मिलता है, अपना स्पेसिफिक होस्ट सेल मिलता है, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 5 स्टेप्स में आता है हमारे पास। फर्स्ट होती है अटैचमेंट, दूसरा होता है पेनिट्रेशन, सिंथेसिस, असेंबली एंड देन रिलीज। अटैचमेंट क्या है, स्पेसिफिक होस्ट सेल मिला, मीन हमारे पास एनवायरनमेंट में ये क्या पड़े हुए हैं, एज अ पार्टिकल की फॉर्म में पड़े हैं, फ्री पार्टिकल्स हैं। जैसे इन्हें स्पेसिफिक होस्ट सेल मिलता है तो ये हमारे पास क्या करते हैं, हमने क्या कहा था कि इनके ऊपर वायरल एंजाइम्स होते हैं। तो वो जो कंपोनेंट
जो वायरान्स हैं जो हमारे पास अफेक्ट कर रहे होते हैं होस्ट सेल को, वो वायरान क्या करते हैं, अपने आप को अटैच करते हैं टू द होस्ट सेल, होस्ट सेल के साथ अटैच होंगे। देन जब एक दफ़ा अटैच हो गए, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं इनटू द होस्ट सेल, मीन कि ये होस्ट सेल में पेनिट्रेट करेंगे। और पेनिट्रेट किसकी, अब अटैचमेंट में इनका क्या चीज़ रोल प्ले कर रही है, उनके वायरल एंजाइम्स मीन वायरॉन्स, जो वायरल कंपोनेंट्स जो थे, जो हमारे पास इन्फेक्शियस वायरल कंपोनेंट है, उन्हें हमने क्या नाम दिया था, वायरान का। वायरान की मदद से ये अटैच हुए, फर्दर ये क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, मीन इनसाइड द होस्ट सेल जो है ये जाएंगे। और किसके थ्रू जाएंगे, इनके न्यूक्लिक मटेरियल के थ्रू, मीन अटैच होके ये खुद अंदर नहीं जाता, ये क्या करता है, अपना न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो होस्ट सेल में इंजेक्ट कर देता है। जैसे वो सिरिंज से आप लोग कोई चीज़ इंजेक्ट करते हैं, इसी तरह हमारे पास ये जो वायरसेस हैं ये क्या करते हैं, जब अटैच हो जाते हैं होस्ट सेल के साथ, तो ये अपना न्यूक्लिक मटेरियल वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं। वो न्यूक्लिक मटेरियल होस्ट सेल में जाता है और उसके बाद उसकी क्या होती है, सिंथेसिस होती है, मीन फर्दर मल्टीप्लिकेशन होती है। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, दो वे से हो सकती है, या तो वायरसेस हमारे पास आप लोग प्रीवियस मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, लैटिक लाइफ साइकिल होता है, ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होता है। अब लैटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लिक मटेरियल है ये कंप्लीट उसके ऊपर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेगा, मीन ये होस्ट सेल को कंप्लीटली प्रेशराइज कर देता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वायरसेस की कापियां बनाए, अपनी सेल्स की कापियां ना बनाए। और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या होता है हमारे पास कि ये कुछ हद तक होस्ट सेल की कापियां भी बन रही होती हैं और साथ साथ में वायरसेस की भी सेल्स की कापियां बन रही होती हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है ऑन द वायरस। लेकिन क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास अटैच होगा, देन पेनिट्रेशन करेगा, न्यूक्लिक मटेरियल अंदर जाएगा, फिर लैटिक या लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के थ्रू ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या करते हैं, असेंबली बनाते हैं, मीन कि वो जो हमारे पास वायरल कंपोनेंट बन चुके थे मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, मीन एज अ वायरस की फॉर्म में वो बूस्ट अप होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जैसे असेंबली बनती है, असेंबली बनाते हैं। और जब वो असेंबली बनती है और वो हमारे पास जो वायरल न्यू वायरान्स हैं वो हमारे पास रिलीज होते हैं फ्रॉम द होस्ट सेल, फिर वो बाहर आ जाते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो क्या कर देते हैं, होस्ट सेल को लीव कर देते हैं। लैब डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस हमारे पास क्या है कि इसमें आप लोग देखें तो लैब डायग्नोसिस इनको हम लोग 5 वेज से हम लोग कहते हैं कि डायग्नोज कर सकते हैं। या तो ये है कि डायरेक्ट इनकी डायग्नोसिस करें, मीन डायरेक्ट वायरल पार्टिकल्स को आप लोग माइक्रोस्कोप में देखें। दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास, वायरल एंटीजन देख लें हम लोग, जो भी सैंपल आया है, फ्लूइड आया है, बॉडी फ्लूइड में सैंपल एंटीजन देख लें। डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में जो सैंपल आया है उसमें वायरस को देखें, मीन उसकी शेप वगैरह को डिस्कस करें। या सीरोलॉजी, सीरोलॉजी में क्या होता है, हम लोग एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, मीन स्पेसिफिक एंटीजन यूज़ करके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करें। एक और मेथड है हमारे पास कि हम लोग वायरल का न्यूक्लिक मटेरियल देखें। जैसे हमने ऊपर कहा था कि ये हमारे पास डीएनए या आरएनए की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग उनका न्यूक्लिक मटेरियल देखेंगे, उनका जो पेशेंट सैंपल आया है उसमें न्यूक्लिक मटेरियल देखें और उसे फर्दर आगे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जैसे पीसीआर के थ्रू होता है। तो वो फर्दर कापियाँ बनाएं, जो आजकल कोरोना वायरस के लिए यूज़ हो रही है टेक्निक पीसीआर के लिए, रियल टाइम पीसीआर। तो उसमें वो नंबर ऑफ कॉपीज़ काउंट कर लेते हैं, साथ में देख लेते हैं कि ये कौन सा न्यूक्लिक मटेरियल है, तो न्यूक्लिक मटेरियल को कोड करके पता चल जाता है कि ये कौन सा वायरस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कल्चर करें और फिर उसे हमारे पास क्या करें, फर्दर डायग्नोज करें। और एक और हमारे पास मेथड है, वो क्या है हमारे पास, साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मीन कि वो जो हमने कहा था कि इसकी रेप्लिकेशन में देखें तो हमने कहा कि वायरल सेल पेनिट्रेट करता है इनटू द होस्ट सेल। तो जब वो होस्ट सेल में जाएगा तो जाहिर है वहाँ पे कोई इफेक्ट छोड़ेगा, वहाँ पे सेल की जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगी। तो हम लोग साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी, मीन वहाँ से बायोप्सी का सैंपल लेंगे और उसको साइटोलॉजिकली उसके टिश्यूज़ को और सेल्स को देखेंगे कि उनके ऊपर क्या अफेक्ट आया है।
मीन कि उनकी फिजियोलॉजी कैसे डिस्टर्ब हुई है, तो वो फिजियोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हुई है, उसकी बेस पे भी हम लोग वायरस को डायग्नोज कर सकते हैं। अब आते हैं फर्स्ट मेथड पे कि डिटेक्शन ऑफ द वायरल पार्टिकल फ्रॉम देयर डायरेक्ट एग्जामिनेशन में। मीन डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्या है कि माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई करना वायरसेस को। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करो, सैंपल आया जो आपके पास, आपने उसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया। मीन चाहे वो आपके पास सैंपल कोई फ्लूइड है या बायोप्सी सैंपल है या आपके पास कोई भी स्किन लेयर्स हैं, वो आपने लेके और उनको आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोप में देखना है। अब माइक्रोस्कोप आपको पता है कि नॉर्मली हमारे पास ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो वायरसेस नज़र नहीं आते, तो इनके लिए हम लोग या लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 3 टाइप की माइक्रोस्कोपी यूज़ करेंगे जो आप लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं पैथोलॉजी में 3rd सेमेस्टर में। लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या करेंगे इसमें, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में यहाँ पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है वो यूज़ होती है, तो उसको डिफरेंट टाइप से स्टेन्स करके, तो ये आप लोग फिर उसको देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल साथ में लिखी है। दूसरा ये है कि आप लोग यूवी माइक्रोस्कोप यूज़ करें और वहाँ पे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को स्टेन करके जो है उसके थ्रू देखें। और थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप लोग डायरेक्ट उस वायरस को देख लें कि वो किस तरह का है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, साइज़ क्या है। तो मोस्टली हम लोग माइक्रोस्कोपी के लिए वायरसेस के केस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉन लेकिन माइक्रोस्कोपी में एक चीज़ ये है कि वो जो हमारा टेक्नीशियन है वो एक्सपर्ट हो, मीन कि वो उसकी मॉर्फोलॉजी को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट मेथड है सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो वो हमारे पास यही है कि हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी टाइटर देखते हैं। मीन कि जो आपका सीरम है उस सीरम में आप उसके वायरस के अगेंस्ट, हर एक एंटीजन जाता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो यहाँ पे वायरल एंटीजन के अगेंस्ट भी कुछ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, जैसे आप लोग सीरोलॉजी करते हैं हेपेटाइटिस बी, सी, HIV की। तो ये सारी की सारी हमारे पास किस में आते हैं, तो जो डिवाइस मेथड यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास सीरोलॉजिकल मेथड है कि एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का टाइटर देखते हैं कि वो आ रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास क्विक एंड इजी मेथड है, लेकिन ये इतना स्पेसिफिक नहीं होता क्योंकि ये हमारे पास वायरस हो सकता है चला भी गया है, जैसे आप हेपेटाइटिस सी के केस में देखें तो तब भी जो ये हमारे पास टेस्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो वहाँ पे बूस्ट अप हो चुका है, तो इस केस में ये हमारे पास फिर भी पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजेंस। आप लोग डायरेक्ट जो है वो इलाइजा करें और वायरल एंटीजन को वहाँ पे देख लें। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वायरल न्यूक्लिक एसिड। मीन कि आप लोग PCR करें और PCR के थ्रू आप लोग क्या करें, वहाँ पे न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो वायरस का देख लें कि वो कैसे जो है वो कौन सा वायरस है। न्यूक्लिक मटेरियल आपने देख लिया DNA है या RNA है, उसको आप फर्दर क्या करते हैं PCR के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो क्या करता है, मल्टीपल कापीज़ बनाता है और वो मल्टीपल कापीज़ आप इनकोड करके देख लेते हैं कि ये किस वायरस की है। और लास्ट वन है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायरस इन द सेल कल्चर, कि आप कल्चर लगाओ और फिर उस कल्चर से वहाँ पे आप लोग फर्दर उस वायरस को डायग्नोज करो। लेकिन वायरसेस का ये है कि जिस तरह बैक्टीरिया को हम नॉर्मल जो प्रिपेयर्ड मीडिया होते हैं उन पे ग्रो कर लेते हैं, जैसे हमने कहा ब्लड एगर पे ग्रो कर लिया, न्यूट्रेंट एगर पे, लेकिन वायरसेस को हम लोग जो नॉर्मल ऑर्डिनरी मीडिया होता है उस पर हम ग्रो नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है, हमने पहले बात की थी कि वायरसेस हमारे पास विदाउट होस्ट सेल क्या होते हैं, नॉन लिविंग एक्ट करते हैं। तो जब जो चीज़ नॉन लिविंग हो तो फिर हमारे पास क्या होती है, ग्रो ही नहीं करती है, मल्टीप्लाई ही नहीं करेगी। ग्रोथ करने का, कल्चर करने का मकसद क्या, हमारे पास ग्रोथ है, मीन मल्टीप्लाई हो, कल्चर आए। तो कल्चर हमारे पास तभी आएगा जब वो हमारे पास लिविंग फॉर्म में होगा, तो उसके लिए हमें लिविंग सेल्स चाहिए होते हैं। मीन कि वो जो स्पेसिफिक होस्ट सेल हैं वही चाहिए होंगे, उनके लिए हम लोग फिर लिविंग सेल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो, फंजाई हो। हमने पहले कहा था ना कि हमारे पास वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करते हैं, फंजाई को भी, तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग इनकी ग्रोथ के लिए ऐसा मीडिया यूज़ करते हैं जो हमारे पास सेल कल्चर, उसके लिए हम लोग नाम क्या देते हैं, या सेल कल्चर यूज़ करते हैं या फिर एक्सलाइन मीडियम जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सलाइन में भी हमारे पास क्या है, लाइफ होती है।